नमस्कार, हॉकफी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में फरवरी में कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। ये चिंता बढ़ाने वाली बात ताजा स्टडी में सामने आई है, जिसका दावा है कि फरवरी 2022 में भारत में ओमिक्रॉन चरम पर पहुंच सकता है। स्टडी के हवाले से ये भी कहा गया है कि इससे भारत को चिंतित होने की बजाय सावधान रहने की जरूरत है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया है कि फरवरी के बाद अगले ही महीने ओमिक्रॉन के मामले घटने लगेंगे, जिससे राहत मिलेगी। हालांकि भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामले देखते ही देखते 220 हो चुके हैं। आईआईटी कानपुर के मनेंद्र अग्रवाल और सूत्र मॉडल ऑफ ट्रैकिंग द पेंडेमिक ट्रैजेक्टरी के सह संस्थापक आईआईटी हैदराबाद के एम विद्यासागर ने इंडिया टुडे को बताया कि कोरोना के रोजाना नए मामले फरवरी में 1.5 से 1.8 लाख तक हो सकते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब नए वेरिएंट से प्राकृतिक रूप से या टीकाकरण के माध्यम से बचाव बना रहे। मनेंद्र अग्रवाल ने कहा कि नया वेरिएंट जितनी तेजी से बढ़ेगा, उतनी ही गति से कम भी होगा। दक्षिण अफ्रीका में मामलों की संख्या 3 सप्ताह में चरम पर जाने के बाद गिरावट शुरू हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में कोविड के मामलों की औसत संख्या 15 दिसंबर को लगभग 23,000 के उच्च स्तर पर थी, अब 20,000 से नीचे आ गई है। आईआईटी के प्रोफेसरों का मानना है कि ओमिक्रॉन के मामले में भारत को चिंतित नहीं बल्कि सावधान बने रहने की जरूरत है। हालांकि नए संस्करण के बारे में एक बात अभी भी पता नहीं है कि ये किस हद तक घातक है। उन्होंने कहा कि अगर यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका के मामलों, मौतों और अस्पताल में भर्ती मरीजों के डेटा से अनुमान लगाया जाए तो फरवरी से ओमिक्रॉन का असर कम हो सकता है। भारत में महाराष्ट्र में 65, दिल्ली में 54, तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14, जम्मू में 3, यूपी में 2, ओडिशा में 2, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1, तमिलनाडु में 1 और बंगाल में 1 ही ओमिक्रॉन का मामला अभी तक मिला है। यूके की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार वहां ओमिक्रॉन मामले की संख्या 20 दिसंबर को 45,000 को पार कर गई, जबकि उनमें से 129 अस्पताल में हैं। 14 की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में पहले की तरह कोरोना मामलों में नए सिरे से उछाल देखा जा रहा है, जबकि रोजाना नए मामलों में सप्ताह दर सप्ताह 61% की वृद्धि हुई है। वहीं अस्पताल में भर्ती होने में 6% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में मौतों की संख्या में 5% से थोड़ा अधिक की गिरावट आई है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वेलकम सेंटर फॉर ह्यूमन न्यूरो इमेजिंग के अनुमानों के अनुसार यूके में कोविड से संबंधित मौतें और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना जनवरी के पहले सप्ताह में चरम पर होंगी। वहीं आपको बता दें कि भारत में केंद्र सरकार की तरफ से लगातार राज्य सरकारों को आगाह किया जा रहा है। इस बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अब तक मिले डेटा के अनुसार ओमिक्रॉन में हल्की बीमारी के ही लक्षण दिख रहे हैं। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि इसमें गंभीर बीमारी के लक्षण अभी नहीं देखे जा रहे हैं। अभी हमें इसके बारे में और डेटा चाहिए। जैसे जैसे मामले बढ़ेंगे, हमें इसके लक्षण के बारे में और जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज एम्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऑक्सीजन का ठीक तरह से और सही तरह से इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन भी एक तरह की दवाई है, तो हम उसे यूज करें तो कोशिश हो कि ज्यादा मात्रा में या कम में ना हो। रणदीप गुलेरिया ने आगे कहा कि यूके, डेनमार्क और साउथ अफ्रीका से मिले डेटा के अनुसार इस बीमारी के गंभीर नतीजे भी नहीं देखे जा रहे हैं। हल्की बीमारी के लक्षण ही देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ओमिक्रॉन को लेकर अभी और डेटा चाहिए, तो जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी। एम्स के डायरेक्टर ने आगे कहा कि ये वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन कोई भी वेरिएंट में 2 ही चीजें बहुत जरूरी है। पहला वैक्सीन लगाना और दूसरा है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। उन्होंने कहा कि मास्क लगाकर रखें और भीड़ ना इकट्ठा होने दें। ऐसे कोई भी इवेंट्स को ना होने दे जो सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है।
रणदीप गुलेरिया ने आगे कहा कि भीड़ से वायरस ज्यादा फैलता है, तो ऐसे फंक्शंस ना होने दें जहां बहुत ज्यादा लोग हों और बिना मास्क लगाए किसी भी जगह पर ना जाएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीन, मास्क और बड़े इवेंट को नहीं होने देने से हम बच सकते हैं। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। सरकार अलग अलग सेक्टर्स में स्वयं सहायता समूह को जो सहायता दे रही है, इसकी एक किस्त के तौर पर आज मुझे 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला है। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों, बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए भी देश भर में महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप की और ग्रामीण संगठनों से जोड़ा जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को तो मैं आत्मनिर्भर भारत की चैंपियन मानता हूं। मैं स्वयं सहायता समूह असल में राष्ट्र सहायता समूह है, इसलिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी गई है। 13 गुना बढ़ोतरी। साथियों, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है।